Shut up and sit down. प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इम्पोर्टिंग गुड्स आर डिस्कस्ड बिलो। किसी भी प्रोडक्ट को आप जब दूसरे देश से मंगा रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो किस तरह से करोगे, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेड इंक्वायरी, व्यापारिक पूछताछ। इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट by the importer to the exporter for supply of relevant information regarding the price, quality, quantity, and various terms and conditions of export, etc. अब देखिए ट्रेड इंक्वायरी में क्या है, यह एक लिखित प्रार्थना पत्र होती है। इंपोर्टर जो है, जिसको सामान खरीदना है, वो एक्सपोर्टर जिसको सामान बेचना है, उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आप मुझे प्रोडक्ट का दाम, उसका क्वालिटी कैसा होगा, क्वांटिटी क्या होगा, अलग अलग उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है एक्सपोर्ट के, ये सब चीज़ों की जानकारी दीजिए। इन रिस्पॉन्स टू द ट्रेड इंक्वायरी ऑफ द इंपोर्टर, द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द कोटेशन एंड सेंड इट्स टू द इंपोर्टर। अब देखिए, जो भी ट्रेड इंक्वायरी आया है, ठीक है, व्यापारिक पूछताछ हुई है, कौन कर रहा है, इंपोर्टर पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, उसका जवाब देते हुए एक्सपोर्टर कोटेशन भेजता है, किसको, इंपोर्टर को, ठीक है, वो बताता है कि वो माल किस हिसाब से बेचेगा। ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। अब देखिए, व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस भी लेना होगा, ठीक है, तो इंपोर्ट लाइसेंस आप कैसे लेंगे, आयात लाइसेंस किस तरह से लिया जाता है, ये देखते हैं। An importer cannot import goods without having a valid license from the Import Licensing Authority. In India, it is compulsory to get the IEC number from the DGFT. अब देखिए, कोई भी इंपोर्टर, आयातक, बिना आयात लाइसेंस के काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो माल नहीं मंगवा सकता किसी और देश से। अब ये लाइसेंस अधिकारियों से उसे लेनी होती है। भारत में डीजीएफटी से आयात निर्यात कोड आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना जरूरी होता है, ठीक है। फिर आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई सामान खरीदेगा तो उसको तो पैसा देना है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज में काम होता है, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा। As foreign exchange transactions are controlled by Reserve Bank of India, the importer has to submit an application along with necessary documents to the Exchange Control Department of RBI. अब जो भी विदेशी लेन देन होता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा है, उसका लेन देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इंपोर्टर, आयातक एक एप्लीकेशन, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है, उसके साथ एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग भेजेंगे आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज पर डील करता है। आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द एप्लीकेशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सैंक्शन द रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन आया है, उसकी जांच के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान करने में स्वीकृति देती है। फिर आता है प्लेसिंग द इंडेंट और ऑर्डर। अब देखिए, इंडेंट देना है, ऑर्डर देना है, आदेश भेजना है। इंडेंट इज द परचेज ऑर्डर टू द एक्सपोर्टर बाय एन इंपोर्टर फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। द इंडेंट मे बी सेंट डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और टू द एक्सपोर्टिंग एजेंट। अब देखिए, इंडेंट आयातक, इंपोर्टर द्वारा निर्यातक, एक्सपोर्टर को विशिष्ट माल खरीदने का आदेश पत्र होता है। इंडेंट सीधा माल के उत्पादक या निर्यात एजेंट को भेजा जा सकता है। आपको परचेज ऑर्डर देना है, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को भी भेज सकते हो या एक्सपोर्टिंग एजेंट को भी भेज सकते हो। सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र भेजना। Generally, the parties in external trade
आर नॉट वेरी वेल नोन टू ईच अदर। आमतौर पर जब विदेशी व्यापार होता है तो व्यापारी एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं। So the exporter wants to be sure of the credit worthiness of the importer। इसलिए निर्यातक जो है इंपोर्टर, निर्यातक एक्सपोर्टर और आयातक इंपोर्टर को साख पत्र भेजने के लिए कहता है। Usually the exporter asks the importer to send a letter of credit। The importer can get a letter of credit issued as per terms and condition of his banker and send it to the exporter। It ensures payment of bill of exchange drawn by the exporter upon up to the amount specified in the letter of credit। अब देखिए, जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है तो इंपोर्टर क्या करता है, वो अपने बैंक के पास जाता है। वह अपने बैंक से निर्धारित शर्तों पर लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है और उसे एक्सपोर्टर को, निर्यातक को भेज देता है। ठीक है। यह निर्यातक द्वारा लिखे बिल की राशि का साख पत्र द्वारा निश्चित राशि तक के भुगतान को सुनिश्चित करता है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा रहता है कि कितना अमाउंट का लेन देन है और वो पैसा अब जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को देगा। प्रोक्योरिंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, माल लादने या लदान दस्तावेज प्राप्त करना। द इंपोर्टर विल अरेंज to obtain necessary documents such as bill of lading, shipping bill, etc. after receiving the advice from the exporter। अब जो इंपोर्टर है उसको क्या क्या ज़रूरत होगा, उसे बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, जहाजी बिल्टी, शिपिंग बिल, जहाज का बिल आदि आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होगी। द डॉक्यूमेंट्स आर प्रोक्योर्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इन दस्तावेजों से को रखना पड़ता है ताकि जो गुड्स है वो जब आ जाए बंदरगाह पे, दूसरे देश से माल आपके बंदरगाह पे आ जाए तो वहाँ पर आप गुड्स का डिलीवरी ले सकें। He has to go to the exports bank to make payment in order to get the necessary documents for taking delivery of the goods। इसके लिए वह निर्यातक के बैंक में जाकर भुगतान कर दस्तावेजों को प्राप्त करेगा। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट, निकासी एजेंट की नियुक्ति। The importer may take delivery on his own or appoint an agent known as clearing agent to take delivery of the goods। अब देखिए, जो आयातक है, इंपोर्टर है, वो या खुद से भी डिलीवरी ले सकता है या तो वो किसी क्लियरिंग एजेंट को रख सकता है, ठीक है, जो उसका सामान का डिलीवरी लेगा। The importer sends necessary documents to his agent to clear the goods। The clearing agent charges commission for his services for clearing the goods। अब जो इंपोर्टर है वो क्या करेगा, वो माल बंदरगाह से निकालने के लिए जो भी ज़रूरी दस्तावेज है वो अपने एजेंट को दे देगा। फिर वो एजेंट उस दस्तावेज को लेके जाएगा बंदरगाह में और वहाँ से वो माल निकालेगा। फिर क्लियरिंग एजेंट जो है वो कमीशन लेता है जो वो माल वहाँ से निकाल रहा है, जो सर्विस आपको दे रहा है उसके लिए। ठीक है। अब देखिए, क्लियरिंग एजेंट का क्या क्या काम है। फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द क्लियरिंग एजेंट, निकासी एजेंट द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं। एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के लिए अब देखिए उसको काम करना पड़ता है। When the ship arrives at the port, the clearing agent approaches the concerned shipping company and gets the bill of lading endorsed in his own name from the shipping company। If the freight has not been paid by the exporter, it will have to be paid before endorsement of the bill of lading। जब जहाज बंदरगाह पर लगता है तो निकासी एजेंट, क्लियरिंग एजेंट संबंधित जहाजी कंपनी के पास जाकर अपने नाम जहाजी बिल्टी का पहचान कर लेता है। जो बिल है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता है डॉक्यूमेंट्स दिखा के। यदि एक्सपोर्टर द्वारा भाड़ा नहीं दिया गया है तो जहाजी बिल्टी पर बेचान से पहले भाड़ा चुकाना होता है। फिर आता है बिल ऑफ एंट्री, प्रवेश बिल।
The agent has to fill in and submit 3 copies of the bill of entry to the custom authority. The custom authority will calculate the duty and receive the same from the clearing agent. अब देखिए, एजेंट जो है वो प्रवेश बिल की 3 प्रतियां भरकर कस्टम अधिकारियों को देता है। कस्टम अधिकारी टैक्स जो है, ड्यूटी जो है उसका निर्धारण करता है तथा निकासी एजेंट इसका भुगतान कर देता है। फिर आता है पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। अब देखिए, माल जहां पर उतारा गया तो गोदी का भी तो खर्च होता है, वहां पे भी पैसा देना होता है। द एजेंट हैज टू कंप्लीट and file 2 copies of port trust receipt and 3 copies of bill of entry to the landing and shipping dues office. एजेंट पोर्ट ट्रस्ट की रसीद की 2 प्रतियां भरकर एवं प्रवेश बिल की 3 प्रतियां भरकर लैंडिंग एंड शिपिंग जो है अवतरण और लदान चुंगी कार्यालय में जमा कराता है। After receiving the dock charges, the dock authority will return 1 copy of port trust receipt and 2 copies of the bill of entry to the agent. अब देखिए, डॉक का जो चार्जेस है वो पेमेंट कर देता है क्लियरिंग एजेंट। उसके बाद डॉक अथॉरिटी के जो लोग हैं पोर्ट ट्रस्ट का 1 कॉपी और बिल ऑफ एंट्री का 2 कॉपी एजेंट को दे देते हैं। Then the agent has to submit this copy along with 2 copies of bill of entry to the custom office. अब एजेंट कस्टम ऑफिस जाता है, वहां पर इस कॉपी के साथ बिल ऑफ एंट्री का 2 कॉपी जमा करता है। इफ कस्टम ड्यूटी इज टू बी पेड, ही विल मेक द पेमेंट एंड टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर कस्टम ड्यूटी पे करना है, सीमा शुल्क देना है, तो वह देने के बाद वह उस सामान का डिलीवरी ले लेता है, उस सामान को छुड़ा लेता है। फिर आता है आपका डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय रेल और रोड। अब देखिए, एक बार बंदरगाह से माल निकल गया तो रेल या सड़क द्वारा माल भेजना होता है। द क्लियरिंग एजेंट हैज टू अरेंज कैरेज ऑफ द गुड्स टू द रेलवे स्टेशन और द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी फ्रॉम द डॉक अथॉरिटी। अब क्लियरिंग एजेंट क्या है? जो भी माल है, ठीक है, उसको छुड़ाने के बाद रेलवे स्टेशन अथवा ट्रांसपोर्ट अधिकारी तक उसको वो माल पहुंचाने का प्रबंधन करना पड़ता है। He will dispatch the goods by rail or road to his principal and get the railway receipt or courier receipt. अब देखिए, वह माल को रेल द्वारा या रोड द्वारा इंपोर्टर तक, आयातक को भेजेगा। रेल से भेजेगा तो रेलवे रिसिप्ट प्राप्त करेगा और रोड से भेजेगा तो करियर रिसिप्ट वह प्राप्त करेगा। एडवाइस टू द इंपोर्टर, आयातक को सूचना वो देगा। The clearing agent has to write a letter of advice to the importer after dispatch of goods. माल छुड़ाने के बाद निकासी एजेंट माल को रेल या सड़क परिवहन के माध्यम से भेजेगा और इंपोर्टर को इसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है? In this letter of advice, information regarding arrival of goods and their dispatch by rail or road are specified. He has to enclose with it the railway receipt or courier receipt and a statement of his expenses and charges. अब जो लेटर रहता है उसमें वो सारी जानकारी देगा कि प्रोडक्ट कब आया, कब उसके पास पहुंचेगा, किस तरह से भेजा गया है, रेल से या रोड से, ये बताया जाएगा। साथ ही साथ वो अगर रेल से भेजा है तो रेलवे रिसिप्ट देगा और रोड से भेजा है तो करियर रिसिप्ट देगा। इसके साथ साथ उसका क्या क्या खर्चा हुआ है वो भी वो बताएगा और उसका चार्जेस क्या हुआ है वो भी वो बताएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रेल या ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल छुड़ाना। द इंपोर्टर कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द रेलवे और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड कैरी देम टू हिज गोडाउन। अब जो इंपोर्टर है वो रेलवे रिसिप्ट दिखाएगा रेलवे अथॉरिटी को, और अगर रास्ते से माल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो बिल दिखाएगा। ठीक है? और जो सामान है वो अपने गोडाउन में लेके चला जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से इंपोर्ट का काम होता है।